हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम ITR 4 की ऑनलाइन फाइलिंग सीखने वाले हैं। लेकिन फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ITR 4 कौन लोग फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जैसे कि रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं जैसे कि लॉयर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, तो वो लोग ITR 4 फाइल करते हैं। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, कैश बुक या फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप एक प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। बिजनेसमैन्स के लिए है 6% या फिर 8% टर्नओवर का, और प्रोफेशनल्स के लिए 50% है टर्नओवर का। इतना प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर देते हैं और ITR 4 फाइल कर देते हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ITR 4 को कौन लोग फाइल नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो ITR 4 वही लोग फाइल करते हैं जिनकी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए के अंदर है। सेम यही कंडीशन ITR 1 वालों के लिए भी है। ITR 1 सिर्फ वही लोग फाइल करते हैं जिनकी की इनकम 50 लाख रुपए के अंदर है। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता है। उसी तरह से बिजनेसमैन्स के लिए भी या प्रोफेशनल्स के लिए भी अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करनी होगी, ITR 4 आप फाइल नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आपके पास किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप है, तब भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं, तब आपको ITR 3 फाइल करनी होगी। और अगर बिज़नेस इनकम के साथ साथ आपने इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ पर आपको गेन या लॉस हुआ है जो आप दिखाना चाहते हैं या उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तब भी आप ITR 3 फाइल करेंगे। ITR 4 में कैपिटल गेन दिखाने के लिए कोई कॉलम नहीं है, इसलिए ITR 3 को फाइल किया जाता है। ITR 4 के लिए टर्नओवर की लिमिट्स को भी इंक्रीज़ किया गया है। लास्ट ईयर तक अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ITR 4 फाइल करने के लिए टर्नओवर की लिमिट थी 2 करोड़ रुपए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी ग्रॉस रिसिट्स की लिमिट थी 50 लाख रुपए। लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब ITR 4 वो लोग भी फाइल कर सकते हैं जिनकी 3 करोड़ रुपए तक बिजनेस इनकम है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 75 लाख रुपए तक आपकी ग्रॉस रिसिट्स हैं, वो लोग भी ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, एक कंडीशन लगाई गई है कि आपकी जो कैश रिसिट्स हैं वो टोटल टर्नओवर का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो 95% टर्नओवर है वो थ्रू बैंकिंग मोड आना चाहिए, तभी आप इस इंक्रीज्ड लिमिट का फ़ायदा ले सकते हैं और ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर आप कैश में डीलिंग करते हैं, 5% से ज़्यादा की आपकी कैश रिसीट्स होती हैं, तब आपके लिए पुरानी वाली ही लिमिट्स हैं। बिजनेसमैन के लिए 2 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख। चलिए स्टार्ट करते हैं ITR फाइलिंग। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या फिर आप न्यू रिजीम में रहना चाहते हैं। इस बार बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ITR फॉर्म है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही है। अगर हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, हम डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं 80C से लेकर के 80U तक, या फिर आप होम लोन का डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए हमें एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि होगा फॉर्म 10IEA। एक बार हमने ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए ये फॉर्म फिल कर दिया तो फिर इस फॉर्म को कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR फाइल करनी होगी। इसलिए आपको एक बार कंफर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी रिजीम के साथ जाना चाहते हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है, जो कि यहाँ ब्लू लाइन में हमें मिलता है AIS। इस स्टेटमेंट में कहीं से भी आपका कोई TDS डिडक्ट हो रहा है, या आपकी शेयर्स की सेल परचेज़ है, या आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, डिविडेंड इनकम आ रही है, वो सारी इनकम्स आपको AIS में मिल जाती हैं। यहाँ से आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अपने ITR में आप जो भी इनकम्स दिखाएंगे वो आपके AIS के साथ मैच करनी चाहिए। अगर इनकम्स आपकी ज़्यादा हैं, AIS में कम दिख रही हैं, तो ज़्यादा आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन AIS से कम इनकम आपको ITR में नहीं दिखानी है, वरना आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। AIS स्टेटमेंट पर पूरी तरह से भी आपको डिपेंड नहीं होना है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, ये रियल फिगर्स नहीं है।
अगर आप अपनी पासबुक में चेक करेंगे तो AIS स्टेटमेंट से ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको पासबुक में। तो AIS को आप एज अ बेस ले सकते हैं, उससे कम इनकम आपको नहीं दिखानी है, ज़्यादा आप कितनी भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से सेम केस डिविडेंड के साथ भी होता है। डिविडेंड जितना आपको मिल रहा है वो एक्चुअल में ज़्यादा होता है, लेकिन AIS में हमें कम दिखता है। बेहतर तो यही रहेगा कि आप एक्चुअल फिगर्स को लें और AIS को आप एज अ बेस मान के चलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हमें ई फाइल में जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25, ऑनलाइन मोड और कंटिन्यू कर देंगे। इंडिविजुअल कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 4, प्रोसीड, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे कि टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, या फिर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, या फिर अदर्स। फर्स्ट वाले में हम टिक लगा देंगे मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब पर जाएंगे। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर या फिर अदर्स। अदर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर हम ITR रिवाइज करेंगे तो हम सेक्शन 139(5) में रिवाइज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए पूछ रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं। अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम में फॉर्म को फाइल करना है तो यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे, और अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ येस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने फॉर्म 10 IEA की डेट ऑफ फाइलिंग देनी है और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें फॉर्म फिल करना है, उसको सबमिट करना है, उसके बाद हम यहाँ ITR 4 की फाइलिंग स्टार्ट करेंगे, वरना हम यहाँ आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। सबसे पहला फॉर्म आ जाएगा फॉर्म 10 IEA, असेसमेंट ईयर, कंटिन्यू। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस मांग रहा है। डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्या आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है? येस। ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 3 तरह की डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। अगर ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप 31 जुलाई पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑडिट करवानी है तो आप 31 अक्टूबर पे क्लिक करेंगे। और अगर आपकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिटर्न है तो लास्ट डेट होती है 30 नवंबर, तब आप थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो हम 31 जुलाई पर कर लेते हैं, ऑडिट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि आप मेक श्योर कर लें कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाना है जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, और आपको विद इन द ड्यू डेट ये फॉर्म फाइल करना है। अगर आपने विद इन द ड्यू डेट ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो आपका ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट भी हो सकता है, और न्यू टैक्स रिजीम में ही आपको फिर ITR फाइल करनी होगी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि वंस द फॉर्म इज़ वैलिडली फाइल्ड सेम कैन नॉट बी विदड्रॉन। अगर एक बार आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया तो आप इसे कैंसिल या विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के ये डिसाइड करना है कि आप कौन से रिजीम में जाना चाहते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? येस। अब यहाँ पर 3 तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई हैं जिनको आपको कंफर्म करना है। सबसे पहले है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका पैन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, वहाँ पर आपको कंफर्मेशन देनी है, बस ये कॉलम कंफर्म्ड हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देना है, बस सिंपली कंफर्म कर देना है। और फिर है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, जहाँ पर आपको अपना नेम और पैन नंबर देकर सिर्फ डिक्लेरेशन फाइल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, आपको फॉर्म का एक बार प्रीव्यू देख लेना है और फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। साथ ही इसे ई-वेरीफाई भी करना है, जो कि आप आधार OTP से, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फॉर्म की रिसिट आ जाएगी, जिसमें आपको डेट ऑफ फाइलिंग मिल जाएगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको अपने ITR 4 फॉर्म में फिल करनी है। चलिए वापस फॉर्म पे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर नो ही सेलेक्ट रहने दिया है, क्योंकि हम ये जो फाइलिंग कर रहे हैं ये न्यू टैक्स रिजीम में ही कर रहे हैं। वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो।
इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। आपके इंडिया में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपको इस बार इनकम टैक्स फॉर्म में देनी है। अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा बैंक है जो आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको उसे ऐड करना है। यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करके ऐड कर देंगे, जिसमें कि आपसे IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपका बैंक ऐड हो जाएगा। किसी भी एक बैंक को आपको रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट कर लेना है और नीचे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर सबसे पहले है सैलरी एग्जेम्पशंस। अगर आप सैलरी भी दिखाना चाहते हैं और आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं फॉर्म 16 में, तो वो यहाँ पर आपको ले लेने हैं, जो कि है सिर्फ सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस मिलेंगे और इसके अलावा न्यू रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है। इसके बाद इनकम हेड शुरू होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपको सैलरी भी मिलती है बिजनेस इनकम के साथ साथ, तो आप सैलरी की फिगर यहाँ दिखा सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आप फॉर्म 16 से यहाँ पे फिगर्स ले सकते हैं, और अगर आपको कैश में सैलरी मिलती है या फिर फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो वो फिगर आप यहाँ पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सैलरी की फिगर ले ली थोड़ी सी 3 लाख रुपीज़, क्योंकि हमारा जो मेजर पोर्शन है वो बिज़नेस इनकम का है। इसमें से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपीज़ का, जो कि लास्ट ईयर नहीं मिलता था, पर इस साल से ये स्टार्ट हो गया है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। 2.5 लाख की हमारी नेट सैलरी आ गई और इसे सेव कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और आप होम लोन का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, आप रेंटल वैल्यू भी दिखाना चाहते हैं, तब आप होम लोन का इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में लेट आउट। अब यहाँ पर आपको ग्रॉस रेंट दिखाना है जो आपको रिसीव हो रहा है। मान लेते हैं कि 1,20,000 हमें रेंटल इनकम आ रही है, जिसमें से 30% हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, जो कि ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, हमने होम लोन लिया हुआ है, उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं जो हमारा इंटरेस्ट पोर्शन है वो है करीब 80,000 रुपये का, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 हेड मिलते हैं, पहला है बिजनेस के लिए और दूसरा है प्रोफेशन के लिए। अगर हमारा बिजनेस है तो हम यहाँ बिजनेस टैब पर जाएंगे। यहाँ पर हमें देना है नेम ऑफ द बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, XYZ। बिजनेस कोड देंगे, यहाँ से जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर आपको रेलेवेंट नेम नहीं मिल रहा है तो आप अदर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक कोड मिलता है 21008 अदर सर्विसेज, इसे भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोई भी रेलेवेंट नेम यहाँ से नहीं मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप एक लाइन में दे देंगे कि क्या आपका बिजनेस है और इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट्स, आपका टोटल टर्नओवर कितना है। थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो फिगर आपको यहाँ पर देनी है। मान लेते हैं कि हमारा है 30 लाख का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू। इसके बाद है रिसीट्स इन कैश, कितना पैसा आपको कैश में मिलता है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए हमें कैश में मिलता है। इसके बाद तीसरा है एनी अदर मोड। अगर किसी ऐसे मोड के थ्रू भी आपको पैसा आ रहा है जो कि ना तो बैंकिंग मोड के थ्रू है और ना ही कैश में है, तो आप वो फिगर यहाँ 3rd पॉइंट में देंगे। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। जितना भी हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में दिखाया है, इसका कम से कम 6% हमें यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो आप 6% से ज़्यादा कितना भी दिखा सकते हैं, लेकिन कम नहीं दिखा सकते। अगर आपने कम दिखाया तो टैक्स ऑडिट आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी और फिर आपको ITR 3 फाइल करना होगा। साथ ही आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट भी करवाएंगे। 6% या 6% से ज़्यादा कितना भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने 10% ले लिया। इसके बाद है कैश के लिए। कैश के लिए आपको 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, कम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारी कैश की रिसिट्स हैं 1 लाख रुपए की, यहाँ पर भी हम 10% ले लेते हैं और ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इसे हम ऐड कर देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गई हमारी 3,10,000। और इसी तरह से सेम प्रोफेशन के लिए भी होता है। अगर आप प्रोफेशनल इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। उससे कम डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगी और ITR 3 फाइल करना होगा। इसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं ये आपको अपने AIS से ले लेनी है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है, कोई FD है तो उसमें कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, लास्ट ईयर आपने कोई इनकम टैक्स रिफंड लिया था तो उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी रिसीव हुई थी, अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो वो भी दिखा सकते हैं, उस पर रिडक्शन भी मिलेगा, और एनी अदर है। इसके बाद है डिविडेंड इनकम, ये फिगर भी आपको AIS से मिल जाएगी। कंटिन्यू कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब यहाँ पर हमें छोटी सी एक बैलेंस शीट देनी होती है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ मेजर हेड्स की हमसे डिमांड हो रही है। सन्ड्री क्रेडिटर्स देने हैं, सन्ड्री डेटर्स देने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, बैलेंस विद बैंक आप दे सकते हैं, वो आपको पता होता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2024। कैश इन हैंड आपके पास कितना है, डेटर्स की फ़िगर अगर आपने नोट डाउन की हुई है वो आप फिगर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास ये फिगर्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। वैसे सजेशन तो यही रहेगा कि थोड़ा बहुत हमें बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रूर मेंटेन करके रखनी चाहिए। एटलीस्ट ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा है साल के अंत में, हमारी इन्वेंट्री कितनी बची हुई है। ये बेसिक थी, मोटे मोटे जो अमाउंट्स हैं ये हमारे पास होने चाहिए। तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी रेड कलर का निशान लगा हुआ है ये देना कंपल्सरी है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं। कैश इन हैंड दे देते हैं हम थोड़ा सा 56,000, और बैलेंस विद बैंक यहाँ दे सकते हैं। क्रेडिटर्स नहीं पता है तो 0 कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें मैच करें क्योंकि हमने काफ़ी सारी फिगर्स यहाँ पर नहीं ली हैं जो यहाँ पर पूछी गई थी, जिन पर रेड कलर का निशान लगा हुआ था, सिर्फ वही हमने यहाँ पर ली है। इसके बाद GST की डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा, यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे GST नंबर देना है। एज़ पर GST रिटर्न्स आपका टोटल टर्नओवर क्या है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो टर्नओवर आपको देना होगा। आपका GST का टर्नओवर और आपका इनकम टैक्स रिटर्न का टर्नओवर मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मिसमैच हुए तो आपको GST डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है। कंफर्म कर देते हैं। डिडक्शंस, न्यू रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस हमें नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक डिडक्शन है NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो बिजनेसमैन्स के केस में तो ये डिडक्शन नहीं होता है। अगर सैलरी भी आपको साथ में मिल रही है तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ये डिडक्शन देता हो, तो आप कंफर्म कर सकते हैं एम्प्लॉयर से, वरना बिजनेसमैन्स के लिए ये डिडक्शन नहीं है। कंटिन्यू। इसके बाद है टैक्स पेड। अगर कोई TDS डिडक्ट हो रहा है आपका FD पर तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। और अगर सैलरी पर कोई TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो आपके AIS स्टेटमेंट से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो वो इस कॉलम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है तो उसका पेमेंट करने के बाद ही आप इस ITR को सबमिट करेंगे। टोटल टैक्सेस पेड का अमाउंट यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्ट होगा आपके AIS स्टेटमेंट से। कंफर्म कर देंगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे कंपटीशन दिखाएगा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शंस आपने कितने क्लेम किए, टोटल इनकम आपकी कितनी आ रही है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग हो रही है जहाँ पर कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलता है और टैक्स 0 हो जाता है। हमारी यहाँ पे टोटल इनकम आ रही है 5,64,000 की, तो हमें यहाँ पे रिबेट मिलेगा। रिबेट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा सेक्शन 87A में, और कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, टोटल टैक्स निल है। वहीं अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम होती तो क्योंकि ये इनकम 5,64,000 है, 5 लाख के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा टैक्स बन जाता और हमें टैक्स पे करना पड़ता। पर वो डिपेंड करता है कि आपके डिडक्शंस कितने। अगर आपके डिडक्शंस भी हैं क्लेम करने के लिए तो फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना होगा कि क्या ओल्ड रिजीम में जाना बेनिफिशियल रहता, क्योंकि डिडक्शंस क्लेम करके आप इस इनकम को 5 लाख के नीचे ला सकते थे। अगर आप इस टोटल इनकम को 5 लाख के नीचे ला सकते हैं तो आप ओल्ड रिजीम में भी फाइलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका टैक्स निल हो जाएगा। कंफर्म कर देंगे। सारे कॉलम्स कंफर्म्ड हो गए हैं और हमारा ये प्रोसीड का बटन भी हाईलाइट हो गया। नीचे हमें प्रीव्यू दिखाएगा, एक बार हमें प्रीव्यू देख के चेक कर लेना है, और अगर हमें कोई चीज़ यहाँ पे रॉन्ग दिखती है या हम चेंज करना चाहते हैं तो हम वापस से यहाँ रिटर्न समरी पर जाकर चेंज भी कर सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद हमें प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपके ITR में कोई भी एरर नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर कि हमें ई वेरीफाई करना है, जो कि हम आधार OTP से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के बाद ITR को सबमिट कर देंगे। ई वेरिफिकेशन के लिए 30 डेज़ का टाइम मिलता है। जब भी आपने इस ITR को अपलोड किया है तो आपको 30 डेज़ के अंदर ITR को ई वेरीफाई कर लेना है, वरना आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। अच्छा तो यही रहता है कि साथ साथ ही ई वेरीफाई कर लें, क्योंकि बाद में हम लोग भूल जाते हैं। जैसे ही आपने ITR को सबमिट किया तुरंत ई वेरिफिकेशन करें और अकाउंट से लॉग आउट करें, टेंशन फ्री हो जाएं। सो आई होप कि हमने ITR 4 को यहाँ कम्प्लीटली कवर किया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।